आज की हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान 1 दीर्घम जीविती अध्याय। ठीक है, तो इस चैप्टर कार्य में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ लिया है कि चरक संहिता में जो 7 संभाषा परिषद यानी 7 सेमिनार हुए थे, उनमें से एक सेमिनार जो है वो चरक सूत्र 1 यानी दीर्घम जीविती अध्याय में भी हुआ था। ठीक है, तो पहली संभाषा परिषद जो वो कहाँ हुई है? चरक सूत्र 1 में। ठीक है, पहला सूत्र जो है यानी पहला जो श्लोक है इस चैप्टर का वो क्या है? गुरु सूत्र है, यानी कि ये क्या गुरु के द्वारा बोला गया है। 4 तरीके के सूत्र हमने से पढ़े थे, गुरु शिष्य प्रतिसंस्कृत और एक की है, उसमें से गुरु सूत्र है अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्याम। ठीक है, तो ये जो सूत्र है इसमें 8 पद है और जो अथ शब्द होता है वो मंगलवाचक है। तो क्या याद रखना, पहला सूत्र जो है वो क्या है? गुरु सूत्र है। इस सूत्र में टोटल 8 पद हैं और इसमें से अथ जो है वो क्या है? मंगलवाचक है। अथ शब्द का अर्थ क्या? मंगलवाचक। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? भरद्वाज ऋषि के उपदेश दिए और भरद्वाज ऋषि के नाम बताए गए हैं, उग्रतपा, महामती। ठीक है, और एक और इनका नाम होता है बृहस्पति पुत्र। ठीक है, तो इनके नाम जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या एक कोर्स से इनके नाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट याद कर लेंगे। तो कैसे याद करेंगे? भरद्वाज ऋषि भरद्वाज बृहस्पतिवार को महाउग्र हैं। भरद्वाज बृहस्पतिवार को महाउग्र है। तो भरद्वाज से क्या हो गया? भरद्वाज, बृहस्पतिवार से बृहस्पति पुत्र, उग्र से उग्रतपा और महा से महामती। ठीक है, तो भरद्वाज बृहस्पतिवार को महाउग्र है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें इंद्र के पर्याय लिखे हैं। तो इंद्र के पर्याय शरण्यम, अमरेश्वर, बलहंतार, शक्र, अमर प्रभु, सहस्त्राक्ष, शचीपति, सुरेश्वर, सतक्रतु। तो ये क्या पूछे जाते हैं? ये भी क्या इनका जैसे नाम लिख दिया था कि अमर प्रभु जो है वो किसका पर्याय है। ठीक है, अमरेश्वर किसे कहा जाता है, ये सब कुछ है। तो इसे हम लोग कैसे याद कर लेंगे? शची के पति इंद्र अमर होकर सहस्त्र बल वाले सुरेश्वर को 7 शुक्र शरण में लेंगे। शची के पति इंद्र अमर होकर सहस्त्र बल वाले सुरेश्वर को 7 शुक्र शरण में लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? शची पति यानी कि शचीपति, इंद्र मतलब इंद्र, अमर से अमरेश्वर और अमर प्रभु, सहस्त्र से सहस्त्राक्ष, बल से बलहंतार, सुरेश्वर से सुरेश्वर, 7 से सतक्रतु, शुक्र से शक्र और शरण से शरण्यम। तो शची के पति इंद्र अमर होकर सहस्त्र बल वाले सुरेश्वर को 7 शुक्र शरण में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है चैप्टर में? आयुर्वेद अवतरण। तो आयुर्वेद अवतरण में देखो क्या है, इंद्र तक तो क्या है सभी ने कॉमन माना है, यानी ब्रह्मा के बाद दक्ष प्रजापति, उसके बाद अश्विनी कुमार और उसके बाद इंद्र। ठीक है, तो जो ये बढ़ई है BDAI, ठीक है, यानी ब्रह्मा, फिर D से दक्ष प्रजापति, A से अश्विनी कुमार और उसके बाद इंद्र, यहाँ तक तो क्या सबका कॉमन है। ठीक है, इंद्र के बाद अगर हम लोग क्या भरद्वाज और उसके बाद पुनर्वसु आत्रेय और पुनर्वसु आत्रेय से उनके 6 शिष्य, अगर ये कर देते हैं तो ये क्या चरक संहिता में वर्णित आयुर्वेद अवतरण है। चरक सूत्र 1 में जो आयुर्वेद अवतरण है वो है क्या है? बधाई तक तो सबका कॉमन है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। ठीक है, इतना कॉमन है। इसके बाद फिर क्या है? ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार से इंद्र को और इंद्र से क्या भरद्वाज को। जो भरद्वाज ऋषि हैं वो सभी लोगों के कहने पर स्वर्गलोक गए थे और वहां से उन्होंने क्या है आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। फिर वो वापस पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने इस पृथ्वी पे क्या है आयुर्वेद का ज्ञान फैलाया। ठीक है, तो भरद्वाज से क्या है पुनर्वसु आत्रेय ने ज्ञान प्राप्त किया और उनसे क्या है उनके 6 शिष्यों ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये जो है चरक के अकॉर्डिंग आयुर्वेद अवतरण है। अगर इंद्र के बाद क्या धन्वंतरी और उनके 7 शिष्य बोले तो ये क्या हो जाएगा? सुश्रुत संहिता के हिसाब से आयुर्वेद अवतरण। और इंद्र के बाद अगर काश्यप और काश्यप से फिर काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, तो ये क्या है काश्यप संहिता के हिसाब से। तो बधाई तक सबका कॉमन है, ब्रह्मा उनसे दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र। ठीक है, इंद्र से अगर भरद्वाज, फिर पुनर्वसु आत्रेय और उनके 6 शिष्य, तो ये चरक संहिता का है। अगर इंद्र से काश्यप तो काश्यप संहिता का है और धन्वंतरी फिर उनके 7 शिष्य, धन्वंतरी से उनके 7 शिष्यों को ज्ञान मिला, तो ये क्या है सुश्रुत संहिता का। ठीक है, तो अब जो पुनर्वसु आत्रेय हैं उनके जो 6 शिष्य हैं
ठीक है, उनका नाम याद करने का कोड जो है वो मैंने आपको क्या है पिछली क्लास में ही बता दिया था। क्या बताया था? हरे भेल के 6 जूते अग्नि पर गिर गए। हारित, भेल, छारपाणी, जतुकर्ण, अग्निवेश और पाराशर। हरे भेल के 6 जूते अग्नि पर गिर गए। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद क्या है, और इसी तरह जो सुश्रुत के 7 शिष्य थे उनका कोड भी क्या है मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में जो है वो बता दिया था। ठीक है, शुरू में पुष्प की रक्षा करके और धन वितरण करें। शुरू में पुष्प की रक्षा करके और धन वितरण करें। ठीक है, ये क्या था? सुश्रुत के 7 शिष्यों का कोड था। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आयुर्वेद का अवतरण जो है वो कहाँ वर्णित है? तो चरक सूत्र 1 में है और चरक चिकित्सा 1 में है। चरक चिकित्सा के एक के 4th पाद में, यानी रसायन चैप्टर जो उसके 4th पाद में है। ठीक है, 2 जगह आयुर्वेद का अवतरण चरक संहिता में, एक चरक सूत्र 1 में, दूसरा चरक चिकित्सा 1 4था पाद। पहली संभाषा परिषद जो है वो भी कहाँ हुई है? दीर्घम जीविती अध्याय में। इसका कोड भी मैंने आपको बताया था। दीर्घ जीवी लोग एक सूत्र में आयुर्वेद अवतरण पार्श्वहिम में बताते हैं। दीर्घ जीवी यानी दीर्घम जीविती है, एक सूत्र मतलब सूत्र स्थान 1, आयुर्वेद अवतरण मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था संभाषा परिषद का? आयुर्वेद अवतरण, और पार्श्वहिम क्या? ये जगह का नाम है। ठीक है, तो दीर्घ जीवी लोग एक सूत्र में आयुर्वेद अवतरण पार्श्वहिम में बताते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद क्या है? पुरुषार्थ चतुर्विध, जो चतुर्विध आरोग्य जो है उसे चतुर्विध पुरुषार्थ का मूल बताया गया है। ठीक है, तो चतुर्विध पुरुषार्थ क्या होता है? यानी पुरुष के 4 कर्म क्या होते हैं? धर्म यानी धर्म का पालन करना, अर्थ यानी पैसा कमाना, काम यानी कि संतान उत्पत्ति वगैरह, और मोक्ष यानी मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, तो जो ये पुरुषार्थ चतुष्टय है या चतुर्विध पुरुषार्थ है, ये इंसान कब कर पाएगा? कब व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, पैसा कमाएगा, बच्चे पैदा करेगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करेगा? जब वो क्या हेल्दी होगा, यानी आरोग्य। तो पुरुषार्थ चतुष्टय या चतुर्विध पुरुषार्थ का मूल क्या है? आरोग्य। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या? त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र को क्या है? त्रिस्कंध भी कहते हैं। तो हम लोग त्रिसूत्र कह सकते हैं, त्रिस्कंध कह सकते हैं। तो त्रिसूत्र का क्या है? हल निकला। त्रिसूत्र का हल निकला, HAL हल। तो क्या जाएगा? हेतु, औषध और लिंग। H से हेतु, A से औषधि और लिंग। तो त्रिसूत्र का हल निकला। ठीक है, हेतु का मतलब होता है कारण, किन कारणों से जैसे रोग होता है। लिंग का मतलब होता है लक्षण, और औषध जो हम लोग औषध प्रयोग करते हैं चिकित्सा करने के लिए। ठीक है, जब ये क्या है? त्रिस्कंध है, या फिर इसे क्या त्रिसूत्र कहते हैं। ठीक है, जबकि चरक ने स्कंध त्रय किसे बोला? हेतु दोष द्रव्य को। तो त्रिस्कंध और स्कंध त्रय में अंतर है। स्कंध त्रय क्या है? हेतु दोष द्रव्य। तो स्कंध हेतु द्रव्य दूषित है, स्कंध हेतु द्रव्य दूषित है। तो स्कंध त्रय क्या हो जाएगा? हेतु, द्रव्य और दोष। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिसूत्र का वर्णन किसके लिए किया गया है? तो त्रिसूत्र का वर्णन स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी और रोगी के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो औषध है वो क्या स्वस्थ हितकर भी है, तो ये क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी त्रिसूत्र का वर्णन किया गया है, और क्या है? रोगी व्यक्ति के लिए भी। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं त्रिसूत्र का वर्णन किसके लिए है? तो स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिसूत्र में हमने पढ़ लिया क्या है? हल है, हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, तो हेतु सूत्र जो है इसके 3 या 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? 3 भेद कौन से हो जाएंगे? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग यानी इसी के काल, या असात्म इंद्रियार्थ संयोग क्या होता है? इंद्रियों का क्या है? अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। जिस इंद्रिय का जो कर्म है, जैसे देखना क्या है? चक्षु इंद्रिय का कर्म है, तो क्या है? या तो ज्यादा देखना या कम देखना, या फिर क्या है? अंधेरे में देखना या बहुत ज्यादा रोशनी में देखना। तो ज्यादा देखना क्या अतियोग है, कम देखना क्या अयोग है, और क्या है? अगर ज्यादा तेज रोशनी में या कम रोशनी में अंधेरे में देखने की कोशिश करें तो वो क्या है? मिथ्या योग हो जाएगा। इससे इन तीनों की वजह से क्या है? नेत्र जो है वो खराब होने का डर रहेगा। तो ये क्या है? इंद्रियार्थ असात्म इंद्रियार्थ संयोग है। फिर प्रज्ञापराध क्या होता है? मन, कर्म और वचन से जो हम लोग गलत कर्म करते हैं वो क्या होता है? प्रज्ञापराध होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या? काल या परिणाम, यानी कि काल जो है वो समय के हिसाब से है। ठीक है, तो इसमें हम काल जो है वो 2 तरीके से लेते हैं। एक हेमंत ऋतु वाला जो आदान और विसर्ग काल है वो भी होता है, और व्यक्ति की जो अवस्था होती है, ठीक है, उसे भी काल इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट फिर लिंग। तो लिंग के 5 और 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद? क्या? निदान पंचक, यानी कि निदान पूर्व रूप उपपक्ष सब प्राप्ति, और क्या? शारीरिक लक्षण भी होते हैं और मानसिक लक्षण भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर औषध सूत्र। तो औषध सूत्र के क्या? 3 भेद होते हैं। एक क्या? दोष शामक औषध होती है, एक क्या? दोषों को प्रकोपित करने वाली औषध है, और तीसरा क्या है? स्वस्थ हितकर, यानी स्वस्थ के लिए जो हितकारी औषध है वो।
ठीक है, यानी स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जो चीज़ें हम खा सकते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे रसायन हो गया, ठीक है, या सद्व्रत का पालन वगैरह हो गया। ठीक है, सद्व्रत में क्या होता है, औषध इंक्लूड नहीं सद्व्रत है, या जैसे क्या है, रसायन का सेवन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आयुर्वेद के विशेषण। तो आयुर्वेद को क्या बोला गया, शाश्वत, पुण्य, अनंत, पार और त्रिस्कंध। आयुर्वेद को क्या क्या कहा गया, शाश्वत कहा गया, पुण्य कहा गया, अनंत कहा गया, पार कहा गया, त्रिस्कंध कहा गया। तो अनंत आयुर्वेद स्कंद पार शाश्वत एवं पुण्य है। तो अनंत आयुर्वेद जो है वो क्या है, स्कंद के पार क्या है, शाश्वत है और पुण्य है। तो अनंत आयुर्वेद स्कंद पार शाश्वत एवं पुण्य है। अनंत से अनंत हो जाएगा, आयुर्वेद से आयुर्वेद है, स्कंद से क्या है, त्रिस्कंध है, पार से क्या हो जाएगा, पार, शाश्वत और पुण्य। तो अनंत आयुर्वेद स्कंद पार शाश्वत एवं पुण्य है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसमें देखिए जो आयु है, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, षट पदार्थ। ठीक है, तो देखो क्या है, चरक ने क्या है, 6 पदार्थ का वर्णन किया है, जो कि किससे मेल खाते हैं, वैशेषिक से। वैशेषिक में जो पदार्थों का वर्णन है उनसे मेल खाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, सामान्य च विशेष च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तजज्ञात्वा तत्रोक्तम विधिम अस्थिता। ठीक है, कहने का मतलब ये है, चरक का जो क्रम है वो क्या है, सा से शुरू होते के सा पे खत्म है, यानी सामान्य से शुरू होता है और समवाय पे खत्म होता है। तो सामान्यम च विशेषम च गुणान, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ठीक है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। तो एक ये याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। ठीक, कई बार क्रम पूछा जाता है कि चरक ने षट पदार्थों का क्रम क्या बताया, तो इनका सा से शुरू होकर सा पे खत्म होता है। ठीक है, और यही 6 पदार्थ क्या है, वैशेषिक दर्शन ने भी माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद क्या है, ज्ञान के देवता। तो ज्ञान के देवता कितने, 8 हैं। कौन कौन से, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कृति, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि ज्ञान के देवता टोटल कितने, 8 हैं। बुद्धि है, सिद्धि है, स्मृति है, मेधा है, धृति है, कीर्ति है, क्षमा है, दया है। ठीक है, तो ज्यादातर सब क्या ब्रेन से रिलेटेड है, ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्षमा और दया 2 एक्स्ट्रा अलग हैं। ठीक है, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ठीक है, नेक्स्ट फिर असाध्य व्याधि की चिकित्सा बताई नहीं गई है। ठीक है, असाध्या नाम व्याधि नाम उपतिष्यते साधनम नातु, है ना, तो असाध्य व्याधि के लिए चिकित्सा साधन बताए नहीं गए हैं। और साध्य व्याधि के लिए क्या है कि विपरीत गुण देश काल जो है, जो देश है उसके विपरीत गुण धर्म वाले है ना, जो काल है उसके विपरीत मात्रा में चिकित्सा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आयुर्वेद की परिभाषा कहाँ बताई गई, चरक सूत्र 1 में। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताय हितम मनम च तच्च यत्रुक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ठीक है, तो आयुर्वेद की परिभाषा जो है वो कौन से चैप्टर में, चरक सूत्र 1 में। और आयु के प्रकार कितने हो गए, 4, अहितायु, हितायु, हितायु, अहितायु, सुख आयु, दुख आयु। ठीक है, तो आयुर्वेद के क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा चरक सूत्र 1 में, और आयु के प्रकार कहाँ है, चरक सूत्र 1 में। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, सुख आयु, दुख आयु, हितायु, अहितायु। ठीक है, फिर जिसका आयु में वर्णन है उसे क्या आयुर्वेद कहा गया है। आयु की परिभाषा फिर बताई गई है, आयु की क्या परिभाषा बताई गई है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यक अनुबंधश पर्याय आयुर उच्चते। यानी कि क्या आयु किसे कहा गया, देखो शरीर, शरीर में जब क्या है, आत्मा, मन और इंद्रिय, इन चारों का संयोग होता है। यानी एक शरीर होगा, शरीर के अंदर एक आत्मा होगी, फिर एक मन होगा और इंद्रियां होंगी। ठीक है, 4 चीजें मिलके क्या है जो है वो आयु इन्हें बोला गया। शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन, इनके संयोग को क्या आयु बोला गया है। और आयु के पर्याय क्या बताए गए हैं, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध। और एक चरक सूत्र 30 में एक और पर्याय बताया, चेतना अनुवृत्ति। ठीक है, तो हम आयु के पर्याय कैसे याद रखेंगे, जीवित आयु नित्य चेतनाधारी से अनुबंध करती है। जीवित आयु नित्य चेतनाधारी से अनुबंध करती है। ठीक है, जीवित आयु क्या है, नित्य चेतनाधारी से अनुबंध करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, आयुर्वेद को सभी वेदों में पुण्यतम वेद बोला है। ठीक है, और आयुर्वेद क्या प्राणियों के लिए दोनों लोक में हितकर है। अब अगर पदार्थ विवेचन बताएं कि किसने कितने पदार्थ माने हैं, तो देखो चरक ने बताई दिया ऊपर 6 पदार्थ माने, तो चरक या आयुर्वेद कहे तो उन्होंने, चरक ने, आयुर्वेद ने, वैशेषिक ने 6 पदार्थ माने हैं। ठीक है, नव्य न्याय ने 7, प्रभाकर ने 8, इसके बाद 8 का जस्ट डबल माना है किसने, गौतम ने, और फिर 25 माने किसने, पतंजलि ने।
और सुश्रुत ने असंख्य माने हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, चरक की नई प्रभा से, चरक की नई प्रभा से 16 गौतम 25 अंजलि शुरू करेंगे। चरक की नई प्रभा से 16 गौतम 25 अंजलि शुरू करेंगे। तो देखो चरक ने 6 माने, इसके बाद एक बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है चरक के बाद नई, नई मतलब क्या है नव्य न्याय, प्रभा मतलब प्रभाकर, तो इनके तो क्या 6 7 8 और फिर क्या 16 गौतम 25 अंजलि मतलब 25 पतंजलि और शुरू से सुश्रुत यानी इनके क्या असंख्य है। तो चरक की नई प्रभा से 16 गौतम 25 अंजलि शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चरक के क्या हमने क्रम बताए थे, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। ठीक है, अच्छा चरक और वैशेषिक ने षट पदार्थ माने हैं, सप्त पदार्थ के द्रव्य गुण में सप्त पदार्थ का वर्णन आता है। ठीक है, और नव्य न्याय में भी सप्त पदार्थ का वर्णन है। तो जो द्रव्य गुण में सप्त पदार्थ है उसमें क्या आता है, द्रव्य गुण से रिलेटेड पदार्थ आते हैं। कौन कौन से, द्रव्य गुण कर्म रस वीर्य विपाक। जबकि नव्य न्याय ने क्या है 6 तो ये चरक वाले ही माने हैं या वैशेषिक वाले माने हैं और साथ में एक एक्स्ट्रा के अभाव माना है। ठीक है, तो 6 जो है वो वैशेषिक या चरक वाले हैं और 7वां क्या माना है अभाव। ठीक है, यानी किसी चीज का ना होना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं सामान्य विशेष। देखो सामान्य का मतलब क्या है कि एक जैसी चीजें जो होती है वो हमेशा क्या है, अगर एक गुण धर्म वाली चीजों का हम सेवन करें तो शरीर में जाके क्या है उसी गुण धर्म वाली चीजों की वृद्धि करेंगी। मतलब जैसे एक जैसी जिन चीजों में प्रॉपर्टीज होती है वो अपने समान प्रॉपर्टीज वाली चीजों को बढ़ाती हैं, जबकि विशेष क्या है कम करता है मतलब। ठीक है, तो प्रवृत्तिर उभयस्तु, सामान्य विशेष क्या है दोनों के लिए है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें एज इट इज याद कर लेना क्योंकि वर्ड रख के पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सामान्य है कौन सा विशेष है। देखो जो सामान्य या विशेष है दोनों के 3 भेद बताए हैं, एक तो क्या द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। इसी तरह से द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। ठीक है, तो क्या हो गया सामान्य और विशेष, और सामान्य और विशेष के क्या है 3 भेद है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। दूसरा क्या द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरु उभयस्तु। ठीक है, सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्य अर्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या हो गया द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य क्या है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी कि एक समान जो भाव होते हैं, एक समान प्रॉपर्टीज वाली चीजें जो है अपने समान प्रॉपर्टी वाली चीजों की वृद्धि करती हैं। जैसे मांस खाने से क्या मांस की वृद्धि होती है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है सर्वदा सर्वभावानाम फिर डैश कर दिया सामान्यम वृद्धि कारणम, या ये कौन से सामान्य का एग्जाम्पल है, द्रव्य का, गुण का, कर्म का या किसी का नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा द्रव्य सामान्य का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिर क्या सामान्यम एकत्व कर्म। ठीक है, सामान्य क्या है चीजों में एकता उत्पन्न करता है, तो क्या होगा ये गुण सामान्य है। जैसे और दूध और घी से क्या होता है, मतलब एक समान चीजें जो है वो अपने समान चीज की वृद्धि करें ना, तो दूध और घी से क्या शुक्र की वृद्धि होती है। तो क्या दूध और घी के गुण जो है वो एक जैसे हैं, इस वजह से क्या शुक्र की वृद्धि कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिर तुल्य अर्थता ही सामान्यम, मतलब दौड़ने से क्या बात की वृद्धि हो रही है, तो यानी हम कर्म कर रहे हैं उससे क्या है जैसा कर्म कर रहे हैं तो समान कर्म वाली चीज की वृद्धि है, तो दौड़ने से क्या बात की वृद्धि, तो ये क्या हो गया तुल्य अर्थता ही सामान्यम। कैसा उदाहरण है कर्म सामान्य का। ठीक है, नेक्स्ट है फिर गुण द्रव्य विशेष। तो द्रव्य विशेष क्या है ह्रास हेतु विशेषस्य, ह्रास हेतु विशेषस्य। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या जैसे जोहरी और बाजरा जो है ये क्या मांस का ह्रास करते हैं। ठीक है, फिर क्या गुण विशेष का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा विशेषस्तु प्रतिकृत, यानी तेल के प्रयोग से क्या वात का शमन होता है, क्योंकि तेल के जो गुण है वो क्या वात के गुणों के क्या अपोजिट होते हैं, तो ये क्या करेंगे वात का शमन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या कर्म विशेष, विशेषस्तु विपर्य, बैठने व शयन करने से क्या बात का शयन होता है, तो फिर वही चीज है कि बैठने या शयन करने से जो गुण उत्पन्न होते हैं वो क्या बात के गुणों के विपरीत है, तो ये क्या करेंगे बात का शमन करेंगे। तो ये 6 जो श्लोक शॉर्ट लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करिएगा कि कौन सा सामान्य का एग्जाम्पल है। और ऐसे क्वेश्चन आता है ह्रास हेतु और फिर अंडर खाली फिल इन द ब्लैंक्स होता है और उसमें भरना होता है विशेषस्य है, सामान्य है, वृद्धि करणाम है, एकत्व कर्म है, क्या है। ठीक है, तो ये 6 श्लोक और ये टाइप्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं।
फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन सामान्य और विशेष का कर सकते हैं वो क्या है, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर मतलब प्रधान सामान्य हो गया, अपर मतलब अप्रधान सामान्य। इसी तरह पर विशेष और अपर विशेष। ठीक है, सामान्य ने 3 भेद माने हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। ठीक है, सॉरी चक्रपाणी ने, ठीक है, जो ऊपर हमने बताया। ठीक है, यही पे एक एग्जाम्पल देखिए, विकृति विषम सम संवेद या विचित्र प्रत्यारब्ध सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज 2 द्रव्य हैं, उनके क्या रस गुण वीर्य विपाक सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, काम अलग कर रहे हैं। जैसे घी जो है वो क्या है, अग्नि दीपन का काम करता है, और गुड़ची जो है वो क्या करता है, पित्त शमन का काम करता है। जबकि दोनों में क्या है, तिक्त मधुर रस है और उष्ण गुड़ है। ठीक है, घृत और गुड़ची में क्या तिक्त मधुर रस है, लेकिन और क्या उष्ण गुण है, लेकिन फिर भी घृत क्या करता है, अग्नि दीपन का काम करता है, और गुड़ची जो है वो पित्त शमन का काम करता है। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया विकृति विषम संवेद और विचित्र प्रत्यारब्ध सिद्धांत। ठीक है, ये क्या हो गया, घृत अग्निदीपन और गुड़ची क्या पित्त शमन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, त्रिदंड। त्रिदंड क्या है, सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत। ठीक है, सत्व आत्मा और शरीर, सत्व आत्मा और शरीर के संयोग को क्या त्रिदंड कहते हैं। ठीक है, क्या है, सत्व आत्मा और शरीर। तो शरीर की आत्मा का सत्व त्रिदंड है, शरीर की जो आत्मा है उसका सत्व क्या है, त्रिदंड है। शरीर की आत्मा का सत्व त्रिदंड है। यही जो त्रिदंड है, यही क्या होता है, आयुर्वेद का अधिकरण है या त्रिदंडात्मक पुरुष है, या यही क्या चिकित्सा का अधिकरण है। तो याद रखना, आयुर्वेद का अधिकरण कौन है, त्रिदंडात्मक पुरुष। चिकित्सा का अधिकरण करने वाला कौन है, त्रिदंडात्मक पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है फिर द्रव्य। अगर हम लोग द्रव्य की बात करें तो द्रव्य को हम लोग कई टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से एक डिवीजन क्या है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। ठीक है, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। ठीक है, तो कारण द्रव्य जो होते हैं वो नित्य होते हैं, कार्य द्रव्य जो है वो अनित्य होते हैं। ठीक है, कारण द्रव्य कितने बताए गए, 9। कौन कौन से, खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह, सा इंद्रिय चेतनम द्रव्य निरिंद्रियम अचेतनम। ठीक है, देखो द्रव्यों का क्लासिफिकेशन कई तरीके से हो सकता है। ठीक है, उनमें से एक बेसिस पे क्या होगा, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, नित्य और अनित्य के बेसिस पे। ठीक है, तो कारण द्रव्य जो है इनके 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो क्या पंच महाभूत हो गया, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये खा जो लिखा है ना, खादिन्य, ये क्या है, ये किससे पंच महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। फिर आत्मा मन काल दिशा, तो ये क्या हो गया, 9 क्या हो गए, कारण द्रव्य हो गए। ठीक है, इनमें से क्या हो गया, कुछ जो है चेतन द्रव्य है, कुछ अचेतन है। जैसे मन और आत्मा क्या चेतन है। ठीक है, द्रव्य संग्रह, ये आता क्वेश्चन, द्रव्य संग्रह क्या होता है, तो द्रव्य संग्रह कितने, 9 है। जो कारण द्रव्य है वही क्या है, द्रव्य संग्रह है। खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशस्य। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गुण की, तो गुण कितने होते हैं, 41। ठीक है, वैशेषिक गुण या इंद्रिय गुण, ये कितने होते हैं, 5। ठीक है, गुणवादी गुण, शारीर गुण या चिकित्सीय गुण कितने हैं, 20। आत्मगुण या आध्यात्मिक गुण या सात्विक गुण, यानी सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न, ये कितने होते हैं, 6। और पराधि गुण, इन्हें क्या कहते हैं, सामान्य गुण, इन्हें क्या कहते हैं, चिकित्सा सिद्धि के उपाय, ये कितने होंगे, 10। ठीक है, इसमें अगर हम क्या गुणवादी गुण 20 और पराधि गुण 10 मिला दें, ठीक है, नहीं 20 गुणवादी गुण और 10 पराधि गुण मिला दें, तो सामान्य गुण टोटल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप नंबरिंग याद कर लो, फिर हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देखो ये इतना याद करो, चरक ने गुण टोटल कितने माने, 41। योगेंद्र नाथ सेन ने कितने माने, 42। चरक के 41 प्लस 1 मन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने गुण कितने माने, 17। और न्याय दर्शन ने कितने माने, 24। ठीक है, फिर इनका इंटरनल क्लासिफिकेशन, वैशेषिक गुण कितने होते हैं, 5। गुणवादी गुण या शारीर गुण या चिकित्सीय गुण 20। आत्मगुण आध्यात्मिक या सात्विक 6। और पराधि गुण सामान्य गुण या चिकित्सा सिद्धि के उपाय कितने हो गए, 10। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कर्म की बात करें तो भेद क्या है, 5 है। ठीक है, कर्म क्या 3 प्रकार का हो सकता है और 5 प्रकार का हो सकता है। त्रिविध कर्म क्या होगा कि हीन कर्म, कम काम कर रहे हैं या मध्यम काम कर रहे हैं, या फिर क्या ज़्यादा काम कर रहे हैं, उत्तम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक त्रिविध क्लासिफिकेशन भी हो सकता है कर्म का, और 5 वाले में क्या पंचकर्म आ जाएगा। ठीक है, यानी वमन विरेचन आस्थापन और अनुवासन बस्ती और नस्य। ठीक है, तो 5 प्रकार कर्म के क्या 5 भेद भी हो सकते हैं और 3 भेद भी हो सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है फिर समवाय। तो समवाय का मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसे क्या कभी तोड़ा ना जा सके। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि अगर कहीं अग्नि है तो वहां पे धुआं जरूर होगा, और अगर आपको कहीं धुआं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या आग जरूर लगी होगी। ठीक है। तो जो ऐसा रिलेशन होता है उसे क्या समवाय कहते हैं। तो समवायो अपृथक भावो भावो। ठीक है, ये याद रखना है क्या होता है, समवाय संबंध जो होता है वो क्या अपृथक भाव, उसमें क्या अलगाव नहीं हो सकता, और ये क्या नित्य होता है कि वो चीज होगी ही होगी। ठीक है। और अयुत सिद्धा नाम, ये भी क्या समवाय के लिए बोला गया। तो समवाय क्या होता है, अपृथक भाव होता है, अनियत नित्य होता है, और अयुत सिद्धा नाम। ठीक है, ये क्या है समवाय के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द्रव्य का वहां बताया था, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य के बेसिस पे भेद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या चेतन और अचेतन के बेसिस पे भेद हो सकता है। और तीसरा क्लासिफिकेशन देखो, द्रव्य के दो भेद क्या हो सकते हैं, चेतन और अचेतन। ठीक है, द्रव्य के और दो भेद क्या, कारण और कार्य थे। फिर द्रव्य के तीन भेद क्या हो सकते हैं, दोष प्रशमक यानी दोषों का प्रशमन करने वाला, धातु प्रदूषण धातुओं का प्रदूषण करने वाला, और स्वस्थ हितकर यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को क्या बढ़ाने वाले। तो द्रव्य के क्या तीन भेद ये भी हो सकते हैं, दोष प्रशमक, धातु प्रदूषक और स्वस्थ हितकर। ठीक है। गुण की डेफिनेशन क्या दी थी, संवायितु निश्चेष्टा कारणम गुणा। ठीक है, गुण जो है वो खुद अगुणमान और अकारण अकारण होता है। ठीक है, गुण जो होता है वो संयोग विभाग में क्या अनपेक्ष कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अब हम लोग बात करें तंत्र का प्रयोजन, तो देखो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो कहाँ बताया गया, चरक सूत्र 30 में। ठीक है, और तंत्र का प्रयोजन कहाँ बताया गया, चरक सूत्र 1 में। ठीक है, तो तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से ही प्रयोजन, मतलब धातुओं में समता उत्पन्न करना क्या है, तंत्र का प्रयोजन है। ठीक है, तो ये याद रखना, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रा से प्रयोजनम, फिलिंदा ब्लैंक्स के बीच में कॉम के रूप में पूछ लेते हैं। तो तंत्र का प्रयोजन सूत्र 1 में है, और जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वो सूत्र 30 में है। ठीक है। नेक्स्ट है रोगों के त्रिविध हेतु, तभी स्टार्टिंग में जब त्रिसूत्र पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि रोगों के 3 कारण कौन से होते हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, तो इन्हें रोगों का त्रिविध हेतु भी कह सकते हैं, या फिर इन्हें क्या हेतु संग्रह भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, व्याधि अधिष्ठान, शरीर में व्याधि कहाँ होती है, तो व्याधि या तो शरीर में होती है या मन में होती है। ठीक है, तो रोगों का अधिष्ठान या व्याधि का अधिष्ठान क्या होगा, शरीर और मन होता है। जबकि वेदना जो है वो कहाँ होती है, वेदना के अधिष्ठान 3 होते हैं, शरीर भी होता है, मन होता है, और तीसरा क्या होता है, इंद्रिय, इंद्रियों में भी वेदना हो सकती है। ठीक है, जबकि रोग जो है शरीर और मन में है। तो व्याधि के अधिष्ठान 2 और वेदना के अधिष्ठान 3। ठीक है। नेक्स्ट आत्मा के नाम वगैरह बताए हैं। ठीक है, निर्विकार पर, सत्वात्मा, सत्वभूत, गुणेन्द्रिय, चैतन्य, कारणम, नित्यो, दृष्टा, पश्यति ही क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या दोषों की बात है, तो देखो दोष जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष क्या है, 3 होते हैं, वात पित्त कफ, जिन्हें की क्या है, वात पित्त कफ को मिला के क्या कहते हैं, शारीरो दोष संग्रह, मतलब शारीरिक दोष है ये, तो शरीरो दोष संग्रह हो गया। ठीक है, या फिर देह संभव हेतवा, देह संभव हेतवा क्या है, वात पित्त कफ से ही क्या प्रकृति का निर्माण होता है। ठीक है, और त्रयो दोषा समासतः, तो ठीक है, तो वात पित्त कफ ये क्या शारीरिक दोष है, इन्हें क्या दोष संग्रह कहते हैं, देह संभव हेतवा है, और क्या त्रयोदोष समासता है। और मानसिक दोष कितने, 2 होते हैं, रज और तम। ठीक है, सत्व को मानसिक दोष नहीं मानते हैं, तो मानसिक दोष कितने, 2, रज और तम। ठीक है, जो शारीरिक दोष है इनकी चिकित्सा क्या होता है, दैव और युक्तिव्यपाश्रय, मतलब क्या है, दैवप्यपाश्रय चिकित्सा क्या होती है, जिसमें क्या हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, मणि वगैरह का धारण करते हैं। ठीक है, माला वगैरह पहन रहे हैं, या कोई स्पेशल टाइप का जो क्या कहते हैं, ये डायमंड है या फिर मूंगा है। ठीक है, इस तरीके के पत्थर वगैरह पहन रहे हैं, दान वगैरह कर रहे हैं। और युक्तिव्यपाश्रय में क्या था, अंता परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान, मतलब क्या दवा खा रहे हैं, ठीक है, लेप वगैरह लगा रहे हैं, सर्जरी वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, और मानसिक दोष की चिकित्सा में हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। ठीक है, मतलब वही क्या है कि मेडिटेशन वगैरह करना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, ये क्या मानसिक दोष की चिकित्सा है। अब नेक्स्ट हम लोग दोषों के गुण की बात कर लेते हैं। तो वात के क्या है, 7 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से, चरक ने वात के क्या 7 गुण बताए हैं, रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, श्लथ, विशद और खर। तो इसे कैसे याद कर लेंगे, लघु वात सूक्ष्म विशद के साथ रूक्ष शीत को खर देने गया,
अगर जो जो श्लोक याद कर सकता है वो श्लोक याद कर ले, और जिन्हें श्लोक याद नहीं होते हैं वो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो वातज गुण के लक्षण क्या है? लघु वात सूक्ष्म विशद के साथ रूक्ष शीत को खर देने गया। नेक्स्ट है फिर पित्तज गुण। तो पित्तज गुण, पित्त के गुण क्या बताए हैं? पित्त के गुण क्या हो जाएंगे? सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम चद्रवम अम्लम सरम कटु। तो ये क्या हो जाएगा? एसयूटी पित्त अम्ल द्रव का सर कूट रहा। एसयूटी पित्त अम्ल द्रव का सर कूट रहा। एसयूटी पित्त जो है वो अम्ल द्रव का क्या? सर कूट रहा है। ठीक है, तो एस से क्या हो जाएगा? स्नेह, सस्नेहम हो जाएगा, उष्णम है, और टी से क्या हो जाएगा? तिक्त हो जाएगा। पित्त से पित्त है, अम्ल द्रव और सर। ठीक है, और कटु, कूट से क्या है? कटु। नेक्स्ट है फिर कफ के गुण। तो कफ के गुण 7 क्या बताए हैं? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छलम। ठीक है, तो कफ का क्या हो जाएगा? कफ S3 GMP है। कफ S3 GMP है। S3 से क्या हो जाएगा? शीत है, स्निग्ध है और स्थिर है। और GMP से क्या है? गुरु मधुर और पिच्छल। तो कफ S3 GMP है। ठीक है, तो चरक ने वात पित्त और कफ तीनों के क्या 7-7 गुण बताए हैं, जबकि वाग्भट्ट ने क्या है 6 गुण बताए हैं वात के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद देखेंगे रस। तो रस को हम लोग क्या है, देखो रस में 4 महाभूत इन्वॉल्व होते हैं। आकाश को हटा दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो रस होता क्या है? रस क्या है? बेसिकली हम जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो जो हमें टेस्ट की फीलिंग आती है, ठीक है, कि ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, ठीक है, ये क्या है? रस कहलाता है। और हम जैसे ही कोई चीज़ अपनी जुबान पे या जीभ पे रखते हैं तो जो हमें सबसे पहला रस फील होता है वो क्या होता है? प्रधान रस होता है। और जो बाद में हमें फील होता है वो क्या होता है? अनुरस होता है। ठीक है, तो क्या है? रसन अर्थो रस्तस्य द्रव्यम आपा छितिस्थिता निवृत्तो च विशेषे च प्रत्यया खा आद्य स्त्रिया। ठीक है, तो रस क्या हो गया? कोई चीज़ हम जो खाते हैं तो उसका जो टेस्ट फील होता है वही क्या है? रस होता है। ठीक है, जो सबसे पहले फील होता है वो प्रधान रस होता है, जो बाद में फील होता है वो क्या होता है? गौण अनुरस होता है। रस में 4 रस जो होता है ना 4 महाभूत का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, रस की योनि क्या होती है? जल होती है। जैसा जल है वैसा ही रस है। ठीक है, तो योनि क्या है? जल है। ठीक है, रस की अभिवृत्ति या निवृत्ति, मतलब जब हम कोई चीज़ खाते हैं और जो हमें टेस्ट बड्स या हमें जो उसका टेस्ट फील हो रहा है, तो टेस्ट किन महाभूत की वजह से होता है? जल और पृथ्वी महाभूत की वजह से। ठीक है, तो जो जल और पृथ्वी महाभूत की वजह से क्या हमें टेस्ट जो है वो फील होता है। हमें जो ज्ञान होता है ना, अभिव्यक्ति या निवृत्ति होती है, वो जल और पृथ्वी महाभूत की वजह से होता है। ठीक है, ये क्या होगा? मेन कारण जो होगा वो क्या? जल और पृथ्वी महाभूत होते हैं। और जो अप्रधान कारण होते हैं वो क्या होते हैं? आकाश, वायु और अग्नि होते हैं। ठीक है, तो देखो रस की योनि क्या हो गया? जल हो गया। रस का आधार क्या हो गया? पृथ्वी। कोई भी पौधा जो होता है या कोई भी चीज़ जो होती है वो क्या है? पहले पृथ्वी पर लगती है। कोई भी फसल जो है वो क्या है? पृथ्वी पर उगती है। उसमें क्या पानी दिया जाता है। ठीक है, तो पानी तो क्या हो गया? रस की योनि हो गया। और क्योंकि पृथ्वी पे इसे उगाया जाता है तो ये क्या? आधार हो गया। तो रस का आधार पृथ्वी है, रस की योनि जल है। रस की अभिव्यक्ति या निवृत्ति में जो मेन कारण है वो जल और पृथ्वी होते हैं। और जो रस का ज्ञान में अप्रधान कारण होते हैं वो क्या होता है? आकाश, वायु और अग्नि। ठीक है, यानी बचे हुए वाले। अब रस कितने माने हैं? तो ये चीज कहाँ डिसाइड हुई थी? रस कितने माने? चरक सूत्र 26 में आपको बताया भी था। वहां पे क्या एक संभाषा परिषद हुई थी, तीसरी वाली, जहां पे डिसाइड हुआ कि रस कितने हैं। क्या कोड था? 26 आत्रेय काशी में आहार रस डिसाइड करेंगे। 26 आत्रेय काशी में आहार रस डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो रस कितने हैं? 6। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है, इसी में क्या है? अष्टांग हृदय ने कटु को उष्ण बोला है और लवण को क्या है? पटु को कहा है। ठीक है, हृदय ने कटु को उष्ण और लवण को पटु बोला है। ये याद रखना। ठीक है, एक्सेप्शन है क्योंकि अब क्या है? दोष जो है वो क्या? वात शामक। देखो 3 दोषों का कॉम्बिनेशन बनाया है। ठीक है, 3 दोष जो है वो क्या? वात शामक होते हैं। 3 दोष जो है वो क्या है? वात प्रकोपक होंगे। तो हम एक याद कर लेंगे शामक वाले, तो प्रकोपक हमें अपने आप याद हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है? वात और कफ जो होता है वो एक दूसरे से अपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। तो जो दोष क्या है वात को प्रकोपित करेंगे वो क्या? कफ का शमन करेंगे। ठीक है, अगर कोई दोष वात का प्रकोप कर रहे हैं इसका मतलब क्या? वो कफ का शमन करेंगे। ठीक है, तो ये अपोजिट होंगे। तो वात शामक क्या? माल, मधुर, अम्ल, लवण। वात शामक रस क्या होते हैं? माल होते हैं, मधुर, अम्ल और लवण। पित्त शामक क्या होते हैं? TSM,
TSM। टी से तिक्त है, कसाय को हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और M, तो पित्त शामक क्या है? TSM। और कफ शामक क्या हो जाएगा? KTS। तो वात शामक माल, मधुर अम्ल लवण, पित्त शामक TSM, तिक्त कसाय मधुर, और कफ शामक क्या हो जाएगा? KTS, कटु तिक्त और कसाय। ठीक है। अब जो इसके अपोजिट, अगर वात शामक मधुर अम्ल लवण है, तो जो बाकी 3 बचे हुए कटु तिक्त कसाय होगा वो क्या हो जाएंगे? वात प्रकोपक हो जाएंगे। तो एक याद करो, दूसरा अपोजिट वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रस की 5 भौतिकता। देखो वैसे तो दुनिया के सभी द्रव्य जो है 5 भौतिक होते हैं, ठीक है, लेकिन रस की 5 भौतिकता यहाँ पे क्या है कि हर जो 6 रस बताएं उनमें क्या 2-2 महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है। तो किस रस में किस महाभूत की प्रधानता होती है वो देख लें। मधुर रस किससे मिलकर बना? जल और पृथ्वी महाभूत से। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? MJP। M से मधुर, J से जल, P से पृथ्वी। ठीक है। दूसरा क्या? अम्ल। अम्ल रस में क्या? पृथ्वी और अग्नि। अम्ल रस पृथ्वी और अग्नि से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? आपा। अम्ल, आ से अम्ल, पा से क्या है? पृथ्वी और अग्नि, तो आपा। आपा किसका है? अम्ल का, अम्ल पृथ्वी और अग्नि का। नेक्स्ट है फिर लवण। तो लवण किससे मिलकर बना है? अग्नि और जल से। तो लवण का क्या हो जाएगा? लाज। लवण क्या होता है? लाज होता है। L से लवण, आज लाज, A से अग्नि और J से जल। नेक्स्ट है कटु। कटु के वायु और अग्नि से मिलके बना है, तो क्या हो जाएगा? कावग्नि। का से क्या है? कटु, वायु से वा से वायु और अग्नि से अग्नि, तो कावग्नि। तिक्त किससे मिलकर बना? वायु और आकाश से। आकाश को हम लोग क्या के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के से, तो TVK। तो टी से क्या है? तिक्त, V से वायु और K से आकाश। ठीक है। और कसाय को तो S से रिप्रेजेंट किया ही था, तो SVP। S से कसाय है, V से वायु है, P से क्या? पृथ्वी है। ठीक है। तो MJP क्या हो गया? जल पृथ्वी। MJP यानी मधुर। मधुर किससे बना? जल और पृथ्वी से। अम्ल क्या है? आपा। A से अम्ल, पा से क्या? पृथ्वी और अग्नि। लवण क्या है? लाज। तो L से लवण, A से अग्नि और J से जल। कटु से क्या है? कावग्नि, K से कटु, वायु और अग्नि। तिक्त का क्या हो जाएगा? TVK, और कसाय का क्या हो जाएगा? KVP, SVP सॉरी। ठीक है। और तो ये क्या है? रसों का क्लासिफिकेशन था और उनमें किस महाभूत की प्रधानता है ये बताया। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग, अभी हमने द्रव्य की बात की थी आगे। ठीक है। द्रव्य के 2 भेद क्या थे? कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य थे। ठीक है। 3 भेद क्या थे? दोष, प्रशमन, धातु प्रदूषण, और क्या था? स्वस्थित कर। अब प्रभाव भेद से अगर द्रव्य की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रभाव भेद से द्रव्य के क्या 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? दोष, प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थित कर। ठीक है, स्वस्थित कर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद के योनि या फिर उत्पत्ति के आधार पे क्या है? द्रव्य जो है उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? या उत्पत्ति के आधार पे द्रव्य के कौन कौन से भेद हो जाएंगे? जांगम, औद्भिद और पार्थिव। ठीक है। जांगम द्रव्य जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 19। जांगम का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें क्या जानवरों से प्राप्त होती हैं, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, ठीक है, मधु हो गया। पार्थिव द्रव्य क्या होते हैं? वो द्रव्य जो क्या पृथ्वी पे पाए जाते हैं, जैसे कि क्या है? सभी धातुएं हो गई, ठीक है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, ठीक है, मनाशिला हो गया, हरताल हो गया, ये सब क्या पृथ्वी पे पाया जाता है, तो ये क्या पार्थिव द्रव्य है। और औद्भिद द्रव्य क्या होते हैं? 4। औद्भिद द्रव्य वो होते हैं जो पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकले हों। ठीक है, मतलब ऐसे द्रव्य जो पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकलते हैं उन्हें क्या उद्भिद द्रव्य बोलते हैं। तो ये क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चारों। ये क्वेश्चन पूछते हैं। जिसमें फल होता है वो क्या होता है? वनस्पति होता है। जिसमें पुष्प और फल दोनों होता है वो क्या होता है? वानस्पत्य होता है। ठीक है। फल पाकंता मतलब जिसका प्रयोग क्या फल के पक जाने के बाद किया जाता है उसे क्या औषध कहते हैं। और विरुद्ध प्रतानवत यानी जो लता होती है उसे क्या विरुद्ध कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चारों याद रखिएगा। फल जिसमें होता है वनस्पति, फल और पुष्प दोनों हैं वो क्या है? वानस्पत्य। औषध क्या है? फल पाकंता। और विरुद्ध क्या हो जाएगा? प्रतान यानी लता। ठीक है। तो योनि भेद से द्रव के 3 भेद हो गए, जांगम, उद्भिद, पार्थिव। जांगम के 19 भेद होते हैं। पार्थिव द्रव्य जो है वो क्या होता है? पृथ्वी पर मिलते हैं। औद्भिद के 4 भेद है, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है? द्रव्यों का हम लोग परिगणना या फिर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वो काम क्या कर रहे हैं या हम कौन सा उनका पार्ट ले रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है। द्रव्यों के हम लोग किस पार्ट का यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो जैसे कुछ प्लांट्स जो है उनकी क्या मूल का प्रयोग किया जाता है,
तो उन्हें क्या मूलिनी द्रव्य कहते हैं। कुछ द्रव्य जो है उनके फल का प्रयोग किया जाता है, उन्हें फलिनी कहते हैं। इसी तरह स्नेह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। महास्नेह कितने, तो 4। लवण का प्रयोग करें तो 5 लवण बताया है। 8 जानवर जो होते हैं उनके मूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग, अष्टमूत्र होता है। इसी तरीके से बहुत सारी व्याधियों में क्या हम लोग दूध का प्रयोग करते हैं जानवरों के, तो वो क्या हो जाएगा, अष्टदुग्ध हो जाएगा। और 6 क्या है, शोधन वृक्ष बताए हैं, ठीक है। तो मूलिनी 16, फलिनी 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, दुग्ध 8, शोधन वृक्ष कितने हो गए, 6, ठीक है। तो मूलिनी द्रव्य जो 16 बताए हैं। अब जो मूलिनी और फलिनी है इनके जो द्रव्य है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ द्रव्य जो है वो वमन का काम कराते हैं, कुछ द्रव्य जो है वो शिरोविरेचन का काम कराते हैं, और कुछ द्रव्य जो है वो विरेचन का काम कराते हैं। तो मूलिनी में क्या है, 3 द्रव्य ऐसे हैं जो कि क्या है, वमन का काम करते हैं। 2 द्रव्य ऐसे हैं जो शिरोविरेचन का काम करते हैं, ठीक है। तो मूलिनी कितने हैं, 16। इनमें से 5 क्या हो गया, 3 वमन करा रहे हैं, 2 शिरोविरेचन करा रहे हैं, तो कितने बचे, 11। 11 क्या है, विरेचन का काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हें याद करने का तरीका कैसे है, याद हम लोग इन्हें किस तरीके से करेंगे। वमन का काम कौन करता है, हेमा बिंबी पुष्प से वमन कराती। हेमा बिंबी पुष्प से वमन करती। हेमा से क्या हो जाएगा, हेमवती, बिंबी से बिंबी, और पुष्प से क्षणपुष्पी। तो हेमा बिंबी पुष्प से वमन करती, ठीक है। नेक्स्ट क्या, शिरोविरेचन। तो मूलिनी में शिरोविरेचन में क्या 2 द्रव्य आते हैं, श्वेता और ज्योतिष्मती। तो श्वेता ज्योति सिर खाती हैं। उत्पत्ति के आधार पर द्रव्य के कौन कौन से भेद हो जाएंगे, जांगम, औद्भिद और पार्थिव, ठीक है। जांगम द्रव्य जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 19। जांगम का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें क्या जानवरों से प्राप्त होती हैं, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, ठीक है, मधु हो गया। पार्थिव द्रव्य क्या होते हैं, वो द्रव्य जो क्या पृथ्वी पे पाए जाते हैं, जैसे कि क्या है, सभी धातुएं हो गई, ठीक है, स्वर्ण रजत ताम्र लौह, ठीक है, मनाशिला हो गया, हरताल हो गया, ये सब क्या पृथ्वी पे पाया जाता है। तो ये क्या पार्थिव द्रव्य है। और औद्भिद द्रव्य क्या होते हैं, 4। औद्भिद द्रव्य वो होते हैं जो पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकले हों, ठीक है, मतलब ऐसे द्रव्य जो पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकलते हैं उन्हें क्या उद्भिद द्रव्य बोलते हैं। तो ये क्या है, 4 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चारों, ये क्वेश्चन पूछते हैं। जिसमें फल होता है वो क्या होता है, वनस्पति होता है। जिसमें पुष्प और फल दोनों होता है वो क्या होता है, वानस्पत्य होता है, ठीक है। फल पाकंता मतलब जिसका प्रयोग क्या फल के पक जाने के बाद किया जाता है उसे क्या औषध कहते हैं। और विरुद्ध प्रतानवत यानी जो लता होती है उसे क्या विरुद्ध कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चारों याद रखिएगा। फल जिसमें होता है वनस्पति, फल और पुष्प दोनों हैं वो क्या है, वानस्पत्य। औषध क्या है, फल पाकंता। और विरुद्ध क्या हो जाएगा, प्रतान यानी लता, ठीक है। तो योनि भेद से द्रव के 3 भेद हो गए, जांगम, उद्भिद, पार्थिव। जांगम के 19 भेद होते हैं। पार्थिव द्रव्य जो है वो क्या होता है, पृथ्वी पर मिलते हैं। औद्भिद के 4 भेद है, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, द्रव्यों का हम लोग परिगणना या फिर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, या हम कौन सा उनका पार्ट ले रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। द्रव्यों के हम लोग किस पार्ट का यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो जैसे कुछ प्लांट्स जो है उनकी क्या मूल का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें क्या मूलिनी द्रव्य कहते हैं। कुछ द्रव्य जो है उनके फल का प्रयोग किया जाता है, उन्हें फलिनी कहते हैं। इसी तरह स्नेह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। महास्नेह कितने, तो 4। लवण का प्रयोग करें तो 5 लवण बताया है। 8 जानवर जो होते हैं उनके मूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग, अष्टमूत्र होता है। इसी तरीके से बहुत सारी व्याधियों में क्या हम लोग दूध का प्रयोग करते हैं जानवरों के, तो वो क्या हो जाएगा, अष्टदुग्ध हो जाएगा। और 6 क्या है, शोधन वृक्ष बताए हैं, ठीक है। तो मूलिनी 16, फलिनी 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, दुग्ध 8, शोधन वृक्ष कितने हो गए, 6, ठीक है। तो मूलिनी द्रव्य जो 16 बताए हैं। अब जो मूलिनी और फलिनी है इनके जो द्रव्य है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ द्रव्य जो है वो वमन का काम कराते हैं, कुछ द्रव्य जो है वो शिरोविरेचन का काम कराते हैं, और कुछ द्रव्य जो है वो विरेचन का काम कराते हैं। तो मूलिनी में क्या है, 3 द्रव्य ऐसे हैं जो कि क्या है वमन का काम करते हैं। 2 द्रव्य ऐसे हैं जो शिरोविरेचन का काम करते हैं, ठीक है। तो मूलिनी कितने हैं, 16। इनमें से 5 क्या हो गया, 3 वमन करा रहे हैं, 2 शिरोविरेचन करा रहे हैं, तो कितने बचे, 11। 11 क्या है, विरेचन का काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हें याद करने का तरीका कैसे है, याद हम लोग इन्हें किस तरीके से करेंगे। वमन का काम कौन करता है, हेमा बिंबी पुष्प से वमन कराती। हेमा बिंबी पुष्प से वमन करती। हेमा से क्या हो जाएगा, हेमवती, बिंबी से बिंबी, और पुष्प से क्षणपुष्पी। तो हेमा बिंबी पुष्प से वमन करती,
ठीक है। नेक्स्ट क्या, शिरोविरेचन। तो मूलिनी में शिरोविरेचन में क्या दो द्रव्य आते हैं, श्वेता और ज्योतिष्मती। तो श्वेता ज्योति सिर खाती हैं, श्वेता ज्योति सिर खाती हैं। श्वेता से श्वेता यानी अपराजिता और ज्योति से ज्योतिष्मती। नेक्स्ट है फिर विरेचन। तो विरेचन के लिए कितने बचे, 11। तो ये कैसे याद करेंगे, अजा द्रव का क्षीर, अजा द्रव का क्षीर निशोथ के दो दांतों की आधी गवाही सप्त केकड़े को देगा। अजा द्रव का क्षीर निशोथ के दो दांतों की आधी गवाही सप्त केकड़े को देगा। अजा से क्या हो जाएगा, अजगंधा। द्रव से क्या हो जाएगा, द्रवंती। अजा से क्या हो जाएगा, अजगंधा। द्रव से क्या होगा, द्रवंती। क्षीर से क्या हो जाएगा, क्षीरणी। निशोथ से यहाँ पे दो निशोथ लेंगे, एक तो श्याम निशोथ और दूसरी क्या, सफेद निशोथ यानी कि त्रिव्रत। दो दांतों से क्या होगा, दंती और द्रवंती, दंती और द्रवंती। आदि से क्या हो जाएगा, अधोगुणा। गवाही से क्या होगा, गवाक्षी। सप्त से क्या होगा, सप्तला। और केकड़ा से क्या होगा, काकड़ा सिंगी। ठीक है। तो क्या, जिसे क्या विषाणिका भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या विषाणिका भी कहते हैं। तो क्या हो गया, अजा द्रव का क्षीर निशोथ के दो दांतों की आधी गवाही सप्त केकड़े को देगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिर फलिनी। तो फलिनी में क्या था, 19 द्रव्य आते हैं। इनका क्लासिफिकेशन भी 3 है, वमन, शिरोविरेचन और विरेचन। यहाँ पे क्या, फलिनी में वमन के साथ क्या, आस्थापन भी ऐड होगा। ठीक है। तो देखो 6 द्रव जो कि कल्प स्थान में हम लोग क्या वमन द्रव्य पढ़ेंगे, ये 6 तो वही हैं, यानी कि मदनफल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज और कृतवेधन। 2 और ऐड कर देंगे, कौन कौन से, खीरा जिसे क्या त्रपुष कहते हैं और हस्तपर्णी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एमजे इच्छा से धर्म को कूट कर खीरे के पत्तों का वेधन करेगा। एमजे इच्छा से धर्म को कूट कर खीरे के पत्तों का वेधन करेगा। एमजे इच्छा से धर्म को कूट कर खीरे के पत्तों का वेधन करेगा। तो एम से क्या हो जाएगा, मदनफल। जे से क्या हो जाएगा, जिमूतक। इच्छा से इक्ष्वाकु। धर्म से धामार्गव। कूट से कुटज और वेधन से कृतवेधन। ये क्या है, 6 जो है जो हम कल्प स्थान में भी क्या है वमन द्रव्य पढ़ते हैं। ठीक है। और खीरे के पत्तों में, खीरे से क्या है, त्रपुष, और पत्ता मतलब हस्तिपर्णी। ठीक है। शिरोविरेचन जो है वो सिर्फ क्या है, एक द्रव्य करता है। शिरोविरेचन क्या है, एक द्रव्य कौन सा करता है, अपामार्ग। ठीक है। अपामार्ग शिरोविरेचना नाम भी हम पढ़ते हैं। तो फलिनी में शिरोविरेचन के लिए केवल एक द्रव्य है, अपामार्ग। और विरेचन के लिए क्या है, 10 द्रव्य हैं। तो 10 द्रव्य कौन से हैं, अरे शंख के अंत में विडंग ने कांपते अभय क्लीतक को प्रक्रिया से मार डाला। अरे शंख के अंत में विडंग ने कांपते अभय को क्लीतक प्रक्रिया से मार डाला। ठीक है। अरे शंख के अंत में विडंग ने कांपते अभय को क्लीतक प्रक्रिया से मार डाला। तो अरे से क्या होगा, आरागवध। शंख से क्या है, शंखनी। अंत से क्या है, अंतःकोटर। विडंग से क्या है, विडंग। कांपते से कंपिल्लक। अभय से अभया। क्लीतक से यहाँ पे क्या है, हम लोग आनुपक्लीतक और स्थलज 2 लेंगे। और प्रक्रिया से क्या है, प्रकीर्या और उदकीर्या। ठीक है। तो अरे शंख के अंत में विडंग ने कांपते अभय को क्लीतक प्रक्रिया से मार डाला। ठीक है। तो ये क्या है, मूलिनी और फलिनी को याद करने का सबसे सिंपल फॉर्म है जो मैंने आपको बताया। अगर आप ये कोड याद कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अब क्या आता है, पंचलवण। तो पंचलवण में क्या क्या आता है, सौवर्चल। पहले क्या था, महास्नेह। तो महास्नेह में क्या है, घृत, तैल, वसा, मज्जा। और इन्हें हम पीने के लिए, अभ्यंग करने के लिए बस्ती नस से सभी रूप में यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है फिर, पंचलवण। तो पंचलवण में क्या आता है, सौवर्चल, सैंधव, विड, औद्भिद और सामुद्र। ठीक है। तो इसका कोड क्या है, 100 विड के साथ अद्भुत समुद्र है। 100 विड के साथ अद्भुत समुद्र है। तो 100 से क्या, सौवर्चल। विड से विड। अद्भुत से औद्भिद। 7 से सैंधव। और समुद्र से सामुद्र। ठीक है। तो पंचलवण का कोड क्या है, 100 विड के साथ अद्भुत समुद्र है। ठीक है। और रसतरंगिणी ने क्या है, औद्भिद की जगह पे क्या, रोमक माना है। तो ये याद रखना है। ठीक है। रसतरंगिणी ने औद्भिद की जगह पे क्या, रोमक माना है। ठीक है। और इनका कर्म क्या होता है भाई, दीपन, पाचन, दीपन करना। ठीक है। सभी पंचकर्मों में क्या है, पंचलवण यूज होते हैं। ठीक है। गुल्म, उदर, इन सब जगह यूज होता है। ठीक है। अब अष्टमूत्र की बात करें तो 8 मूत्र कौन कौन से, आवी यानी भेड़ का मूत्र,
अजा यानी बकरी का, गाय का गौमूत्र, महिष यानी भैंस का मूत्र, हस्ती यानी हाथी का मूत्र, ऊंट यानी कि ऊंट, उष्ट्र यानी ऊंट, है यानी घोड़ा, और खरस यानी गधे का मूत्र। ठीक है, तो 8 मूत्र की बात हुई है। नॉर्मल इनके जो रस माना गया है अष्टमूत्र में, मूत्र का रस जो माना गया क्या, कटुक लवण। ठीक है, तो क्या कहा, कटु और लवण रस होता है मूत्र में, जबकि लड़ ने कहा कि लवण रस प्रधान होता है और कटु अनुरस होता है। ठीक है, तो मूत्र में रस कौन सा माना है, कटु लवण कल। ठीक है, मूत्र में कौन सा रस है, कल। ठीक है, कटु और लवण। दल्लड़ के हिसाब से लवण प्रधान और कटु क्या है, अनुरस है। ठीक है, अगर गुणों की बात करें तो चरक ने कहा कि मूत्र क्या होता है, पित्त विरेचक होता है। वाग्भट्ट ने कहा पित्त वर्धक होता है। सुश्रुत ने कहा कि मनुष्य का जो मूत्र होता है वो विषग्न होता है। ठीक है, मूत्रम मानुषम च विषापहम, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। सुश्रुत और वाग्भट्ट के अकॉर्डिंग मनुष्य का मूत्र क्या इन्होंने विषग्न माना है, और भाव प्रकाश ने मनुष्य के मूत्र को क्या रसायन कहा है। ठीक है, तो चरक वाग्भट्ट के हिसाब से पित्त विरेचक और पित्तवर्धक, सुश्रुत वाग्भट्ट ने मनुष्य के मूत्र को विषग्न कहा है, और भाव प्रकाश ने नरमूत्र को क्या रसायन कहा है। ठीक है, अब हमने जो ये 8 जानवर पढ़े थे, इनके मूत्रों के स्पेशलिटीज क्या वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या, रसों को याद करने के लिए एक तरीका है, हम लोग मधुर से लेके कसाय तक रस जो है उसको नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे मधुर रस जो है वो 1 नंबर है, फिर मधुर के बाद अम्ल है वो 2 नंबर है, फिर लवण जो है वो 3 नंबर है, कटु जो है वो 4 नंबर है, तिक्त जो है वो 5 नंबर है, और कसाय जो है वो 6 नंबर है। ठीक है, तो क्या 6 रस हैं, तो मधुर से लेके मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से मधुर यानी 1 हम पढ़ेंगे, मधुर को 1, अम्ल को 2, लवण को 3, कटु को 4, तिक्त को 5 और कसाय को 6। ठीक है, तो देखो भेड़ के आगे क्या लिखा है, तिक्त, तो यानी कि भेड़ क्या क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अजा, अजा यानी बकरी क्या है, कसाय मधुर। ठीक है, या मधुर कसाय, तो बकरी के लिए क्या मधुर क्या होता है 1 होता है, और कसाय क्या होता है 6। ठीक है, तो बकरी या अजा का क्या हो जाएगा 16। गौ, गाय यानी कि गाय के आगे क्या लिखा, मधुर, तो यानी गाय का मूत्र का रस क्या होगा 1। हाथी, हस्ती के आगे क्या, लवण, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, लवण क्या 3 है, तो हस्ती का जो मूत्र का रस है, यानी हाथी के मूत्र का रस क्या हो जाएगा, लवण, यानी कि 3। ऊंटनी जो है उसका क्या है, तिक्त, तो यानी ऊंटनी के मूत्र का रस क्या हो जाएगा 5। घोड़े का क्या है, तिक्त कटु। ठीक है, या कटु तिक्त, तो कटु क्या चौथा था और तिक्त क्या 5वां, तो क्या 45। और खर के आगे क्या है 0। और भैंस का सबसे अलग है क्या, क्षार रस माना है। ठीक है, भैंस का मूत्र जो है क्षार प्रधान माना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे याद कर लेंगे, कोड क्या बनाएंगे इसका। कहानी है एक कि एक जंगल था, उस जंगल में क्या 5 भेड़ रहती थी और 5 ऊंट रहते थे। ठीक है, एक जंगल में क्या भेड़ कितनी रहती थी 5, और ऊंट कितने रहते थे 5। उस जंगल में एक गाय रहा करती थी, 3 हाथी रहा करते थे, 16 बकरियां रहती थी और 45 घोड़े थे। ठीक है, तो अगर अब हम एक जंगल की बात करें तो एक जंगल में क्या है 5 ऊंट और 5 भेड़ रहती थी, एक गाय रहती थी, 3 हाथी रहते थे, 16 बकरी रहती थी और 45 घोड़े रहते थे। उस जंगल में गधे क्या है 0 थे, यानी एक भी नहीं थे। ठीक है, तो यानी खर यानी गधे का क्या है रस जो है नहीं बताया मूत्र का, और भैंस का सबसे अलग क्षार। ठीक है, तो इस कहानी को हल्का सा अगर याद कर लोगे 2 बार की, भेड़ कितनी थी जंगल में 5, ऊंट कितने थे 5, गाय कितनी थी 1, हाथी कितने थे 3, बकरी कितनी थी 16, और घोड़े कितने थे 45, और गधे क्या थे 0। तो आप क्या है ये रस जो है वो कभी नहीं भूलोगे मूत्र के। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे क्या सही कर लोगे। ठीक है, अब बात करें किस रोग में इनका यूज होता है, कहाँ प्रयोग करते हैं। तो देखो जो भेड़ का मूत्र है वो क्या पित्त अविरोधी होता है। ठीक है, तो भेड़ का मूत्र क्या हो गया पित्त विरोधी। ठीक है, अजा मूत्र को पथ्य माना है और त्रिदोषर। ठीक है, अजा का मूत्र क्या पथ्य, पथ्य होगा यानी मतलब डेली इसका यूज किया जा सकता है, तो ये क्या है त्रिदोषर भी होगा। ठीक है, गाय और हाथी में याद रखना, गाय के लिए क्या बोला है कृमि कुष्ठनुत, और हाथी के मूत्र के लिए क्या है कृमि कुष्ठी नाम। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है और दोनों को सही से याद रखिएगा। गाय के मूत्र के लिए क्या बोला कृमि कुष्ठनुत, और हाथी का जो से कृमि कुष्ठी नाम। ठीक है, भैंस का जो मूत्र है वो क्या है उसमें क्षार की प्रधानता है, भैंस के मूत्र में क्या है क्षार की प्रधानता है। तो ये कहाँ यूज हो रहा है अर्श में, शोफ में, उदर रोगों में। ठीक है, अर्श में क्षार का यूज होता है, शोफ जहाँ यानी सूजन है स्वेलिंग बॉडी में वहाँ क्षार का यूज होता है, और उदर रोगों में। ठीक है, ऊंट की क्या गर्दन बहुत लंबी होती है,
तो इसके मूत्र का प्रयोग कहाँ हो रहा है? श्वास में, कास में, ठीक है। हमेशा खड़ा रहता है तो इसे क्या अर्श भी हो जाता है, ठीक है। तो ऊंट का मूत्र जो होता है वो क्या है? श्वास, काश और अर्श में यूज होता है। वाजी यानी कि घोड़ा जो है, इसका मूत्र कहाँ यूज होता है? कुष्ठ में, व्रण में और विषापहम, ठीक है। कुष्ठ में यूज करते हैं, व्रण में करते हैं और विषनाशक होता है। खर, गधा, गधा देखो हम किसे बोलते हैं कि जैसे जिसके पास कम दिमाग है उसे हम क्या कहते हैं? गधे हो क्या? तो खर का यानी गधे का मूत्र का दिमाग वाले यानी जो मानसिक रोग है वहां यूज हो रहा है। अपस्मार में यूज हो रहा, उन्माद में यूज हो रहा और ग्रह बाधा में, ठीक है। तो अपस्मार, उन्माद और ग्रह बाधा में, ठीक है। तो भेड़ का जो मूत्र है वो क्या? पित्त विरोधी होता है। बकरी का मूत्र जो है वो क्या? डेली के लिए पथ्य है, तो ये त्रिदोषर होगा। गाय की हर चीज त्रिदोषर ही होती है और क्या? कृमि कुष्ठन होता है, जबकि हाथी के लिए कृमि कुष्ठी नाम। भैंस के मूत्र में क्या? क्षार की प्रधानता है, तो क्षार कहाँ कहाँ यूज होता है? अर्श में, शोफ में, उदर रोग में। ऊंट की गर्दन लंबी होती है तो ये श्वास कास में और खड़े खड़े अर्श हो जाता है, तो श्वास कास और अर्श में। वाजी या घोड़े का मूत्र कहाँ यूज हो रहा है? कुष्ठ में, व्रण में और विषनाशक है। खर, गधा जो है वो क्या है? दिमाग से कम होता है, तो इसके मूत्र का यूज का मानसिक रोगों में, तो अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशनम, ठीक है। अब अगर हम लोग दूध की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या, जो गोदुग्ध है सारे जानवर सेम रहेंगे, मतलब भेड़ का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, हथनी का दूध, ऊँटनी का दूध, ठीक है, घोड़ी का दूध। बस क्या गधे की जगह पे क्या नारी का दूध कर देंगे, ठीक है, स्त्री का दुग्ध कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जो गाय का दूध होते हैं, गाय के दूध के गुण और जो ओज के गुण होते हैं वो सेम होते हैं, बस एक को छोड़ के। गाय के दूध में मंद गुण होता है और ओज में क्या होता है? स्थिर गुण होता है, ठीक है। तो गाय के दूध के गुण और ओज के गुण क्या सेम होते हैं, बस एक एक्सेप्शन है, गाय के दूध में मंद गुण होता है और ओज के दूध में क्या ओज में क्या होता है? स्थिर गुण होता है, ठीक है। तो गाय के दूध से इसीलिए गाय का दूध पीना अच्छा बताया गया है। दूध में क्या होता है? गाय के दूध के गुण और ओज के गुण जो होते हैं सेम होते हैं, एक्सेप्ट वन, गाय के दूध में मंद गुण होता है और ओज के गुण में क्या स्थिर गुण होता है, ठीक है। इसीलिए गाय के दूध को क्या बॉडी के लिए हितकर बताया जाता है, क्योंकि गाय का दूध पीने से क्या शरीर में ओज के गुणों की वृद्धि, ओज की वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट है भैंस का दूध जो है, तो भैंस का दूध कैसा होता है? महाअभिसंधि होता है और ये नींद लाने वाला होता है। अग्र द्रव्य में बोला भी गया है, महिषी का जो दूध है वो निद्रा जना नाम, ठीक है, नींद लाने वाला होता है। जो ऊँटनी का दूध है वो कैसा होता है? कृमि, कुष्ठ, विषाप है, ठीक है। और ऊँटनी का दूध क्या है? उदर, अर्श, इनका भी नाश करता है, ठीक है। फिर क्या है, जैसे घोड़ी का या एक खुर वाले पशु का दूध क्या बताया गया है? शाखा वातहर। घोड़ा क्या बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ने से क्या वात की वृद्धि होती है, तो इसीलिए क्या शाखा वातहर बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बकरी का दूध। तो देखो बकरी का दूध हम लोग आजकल क्या डेंगू वगैरह में पीते हैं ना, तो ये क्या ब्लीडिंग होने से रोकता है। तो ये देखो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? रक्त पित्त में भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो रक्त पित्त, अतिसार, ठीक है। और बकरी का दूध क्या है? क्षय रोग जो होते हैं उनमें भी यूज करते हैं। तो रक्त पित्त में, अतिसार में, क्षय में, कास में, ज्वर में, ठीक है। डेंगू में फीवर भी तो आता है, तो रक्त पित्त हो गया, अतिसार हो गया, क्षय हो गया, कास हो गया, ज्वर, ठीक है। हाथी क्या होता है? हाथी इतना भारी होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो हथनी का दूध कहाँ यूज कर रहे हैं? स्थैर्यकर परम, ठीक है। और चक्षुष्य होता है। स्त्री का दुग्ध क्या होता है? बच्चे जब पैदा होते हैं तो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या, वो जीवन देने वाला होता है, ठीक है। ब्रंगण बच्चों को क्या मोटा करता है, बड़ा करता है, और क्या साथ में होता है। इसके अलावा स्त्री के दुग्ध को क्या रक्त पित्त में, और अगर आंखों में दर्द है तो वहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो गाय का दूध जो है वो क्या है? ओज के गुणों वाला होता है। भैंस का दूध क्या नींद लाने वाला, महाभिसंधि होता है। ऊँटनी का दूध जो होता है वो क्या वात कफ का नाश करता है और कृमि में, शोफ में और उदर में यूज होता है। एक शफ वाले यानी एक खुर वाले पशु का दूध क्या? शाखावात है। बकरी का दूध जो है वो रक्त पित्त में, अतिसार में, क्षय में, कास में, ज्वर में। हथनी का दूध जो है वो स्थिरता लाने वाला, खुद वो भारी होती है, स्थिर होती है। और स्त्री का दूध क्या? बच्चे को बड़ा करता है, जीवन देने वाला होता है, ब्रंघण करने वाला होता है, साथ में होता है। और अक्षिशूल में, रक्त पित्त में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें शोधन वृक्ष की, तो शोधन वृक्ष कितने बताए हैं? 6। इसको हम लोग 2 उसमें डिवाइड कर लेते हैं, 3-3 के हम ग्रुप बना लेते हैं। एक क्या है, 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनका क्या क्षीर प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी वमन विरेचन कराने के लिए इनके क्षीर का प्रयोग करते हैं। और 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनके हम लोग क्या त्वक का यूज करते हैं वमन विरेचन कराने के लिए, ठीक है। तो शोधन वृक्ष 3 जिनके हम क्षीर का यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्षीरत्रय। इनके क्षीर का प्रयोग करें इसलिए इसे क्या क्षीरत्रय कहा जाता है, ठीक
ठीक है। और जिसके हम लोग क्या त्वक का प्रयोग करते हैं उसको उनको क्या त्रिवल्कल कहा जाता है। तो क्षीरत्रय और त्रिवल्कल, ठीक है। तो जिनका क्षीर प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से? अर्क, अश्मंतक और स्नोही। आस, क्षीरत्रय को क्या आस है, क्षीर की आस है। अर्क, अश्मंतक और स्नोही। देखो अर्क में दो शब्द आ रहे हैं, आ और का, तो यानी ये दो जगह यूज होगा, दो शब्द हैं दो जगह यूज होगा। कहाँ? वमन और विरेचन। अर्क जो है वमन और विरेचन दोनों कराएगा, ठीक है। आ और का दो शब्द हैं तो दोनों शब्दों से क्या वमन और विरेचन करा रहा है। स्नोही हम सबको पता तीक्ष्ण विरेचना नाम होती है, तो स्नोही से क्या होगा? वमन होगा। सॉरी, स्नोही क्या तीक्ष्ण विरेचना नाम है, तो स्नोही से क्या होगा? विरेचन होगा। अब कौन सा रह गया? अश्मंतक। तो अश्मंतक किसमें यूज होगा? वमन कर्म में, ठीक है। अर्क में आ और का दो था तो वमन विरेचन दोनों कराती है, स्नोही तीक्ष्ण विरेचन कराती है, तो अश्मंतक क्या? वमन कराएगा, बचा हुआ, ठीक है। रस तरंगिणी ने क्या है? इस अश्मंतक की जगह पे क्या? वट माना है, ठीक है। तो क्षीरत्रय कैसे याद रखेंगे? आस, अर्क, अश्मंतक और स्नोही। और अगर अश्मंतक की जगह वट लगा देंगे तो किसका बन जाएगा? रस तरंगिणी का, ठीक है। अब तीन वृक्ष ऐसे हैं जिनकी हम लोग त्वक का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पूतीक, तिलवक और कृष्णगंधा। पूतीक, तिलवक और कृष्णगंधा। पूतीक, तिलवक और कृष्णगंधा, ठीक है। इसमें से देखो क्या होता है, पूतीक और तिलवक जो होता है उसका तो विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं, और जो कृष्णगंधा है उसका क्या? त्वक विकार में, त्वचा के जो रोग होते हैं, ठीक है, जैसे दद्रू है, एलर्जी है, खुजली है, ठीक है, इन सब में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पूतीक, तिलवक और कृष्णगंधा, ठीक है। पूतीक और तिलवक क्या? विरेचन कर्म करेंगे, और कृष्णगंधा क्या है? त्वक विकार में प्रयोग होगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? टीपी के, टी से तिलवक है, पी से पूतीक है, और के से क्या? कृष्णगंधा। तो टीपी के, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है? तत्व वैद्य के बारे में बताया कि तो जो वैद्य क्या है? औषध के योग को, युक्ति और प्रयोग को जानता है, मतलब कि किस औषध का कहाँ प्रयोग करना है ये सब जानता है, उसे क्या है? तत्विद वैद्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? फिर देखो ये पुरुषम पुरुषम वीक्षम याद रखना है, ये कहाँ का है? चरक सूत्र 1 का है, ठीक है। अज्ञात औषध की मारकता के लिए बोला कि जिस औषधि के बारे में हमें पता ना हो वो क्या होता है? विष के समान, शस्त्र के समान, और क्या? अग्नि से जलने के समान क्या है? घातक होती है। और जिस औषधि के बारे में अगर हमें पता है तो वो क्या? अमृत के समान क्या? हितकारी होती है, ठीक है। तो ये श्लोक भी जो है, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर निर्यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा, ठीक है। तो तत्विद वैद्य का, श्रेष्ठ भिषक का और अज्ञात औषध की मारकता का, इन सबका वर्णन का है चरक सूत्र 1 में है। तो जो चरक सूत्र 1 है इसमें क्या? तत्विद वैद्य का, श्रेष्ठ भिषक का, अज्ञात औषध की मारकता का, ठीक है, इन सबका क्या? और क्या? छद्मचर वैद्य का, ठीक है। छद्मचर वैद्य को क्या? आशी विष के समान घातक बताया है, ठीक है। जो आशी विष होता है उसके समान क्या? छद्मचर। छद्मचर का मतलब क्या? तो जो वैद्य नहीं है, केवल वैद्य का रूप धारण करे हैं, उनके समान क्या है? घातक बताया है, ठीक है। तो ये क्या था? चरक सूत्र 1 है।